हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अपना टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का, वो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। आज फ्राइडे है और नेक्स्ट फ्राइडे मतलब कि पूरा एक वीक आपके पास में है, 7 दिन है। और इन 7 दिनों में आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका जो स्कोर है वो 12 से 15 नंबर बढ़ जाए। एक बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या है पॉसिबल है कि एंड मोमेंट में हम कर सकते हैं, एंड मोमेंट में हम कैसे अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। देखिए, डेफिनेट सी बात है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप कुछ नया पढ़ के स्कोर बढ़ाओगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दावे से कह रहा हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस की बेसिस से बोल रहा हूँ, मुझे सालों साल का एक्सपीरियंस है कि आखिरी के मोमेंट पे कुछ छोटे-छोटे ऐसे काम का आपको करना चाहिए, जिसके दम पे आप डेफिनेटली अपने स्कोर को 12 से 15 नंबर तक बढ़ा सकते हो बड़े आराम से, ठीक है? क्योंकि इस समय पे आप क्या करोगे, कुछ नया तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको अगर आप स्मार्टली रिवाइज करो, उसके रिवीजन को इतना अच्छा स्ट्रेटेजाइज कर लो कि आप जो नंबर खो रहे थे अभी तक उसको आप अचीव कर लो। तो उस केस में जो आप गलतियां कर रहे थे उसको आप रोक सकते हो और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। स्पेशली वो बच्चे जिनको ये लग रहा है कि हमारा नंबर बहुत कम आ रहा है, टीयर 1 में अच्छा हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ आपका समय लूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही रेलेवेंट वीडियो है, तो आप ज़रूर पूरा देख लेना, आपके ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? नया नहीं पढ़ना है। कुछ भी टॉपिक हो, कैसा भी हो, आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका हुआ नहीं है, तो किसी भी कीमत पे उसको आप उठाना मत, है ना? केवल नए में अपने को क्या पढ़ना है, अपने को केवल करंट अफेयर्स, ठीक है? तो करंट अफेयर्स भी कब से पढ़ोगे आप? जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो जनवरी से अगर आपको कोई क्रक्स मिल जाए, कोई समरी मिल जाए करंट की, तो उसको जरूर आप देख सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रिसेंट भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, 14 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, मान लो आपका एग्जाम 20 तारीख को या 21 तारीख को है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि करंट अफेयर जो है वो 11-12 जुलाई का भी आ सकता है ना? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो करंट अफेयर आप जरूर अपडेट होते रहना, उसके अलावा कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, देखो यार, एक चीज़ है ना, आप लोग हमेशा मिस करते हो। आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हो, आप बहुत सारे टेस्ट लगा चुके होते हो, लेकिन ना आप इन टेस्ट को चैनलाइज नहीं करते, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट पे गलती कर जाते हैं कि वो टेस्ट को चैनलाइज नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे लेट से आपने कुल मिलाकर के आज तक मतलब गिरी से गिरी हालत में भी आपने 40 टेस्ट लगाए होंगे, है ना? इतने तो मिनिमम आपने लगा ही लिए होंगे। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो 40 टेस्ट से आप कम नहीं लगाओगे। ये अगर मैं आने वाले 7 दिनों को भी जोड़ दूँ तो आप 40 टेस्ट तो कम से कम लगा ही दोगे। तो अब 40 टेस्ट में से आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो हर टॉपिक के 25 सवाल आ रहे हैं, है ना? तो हर टॉपिक से आप कितने कर रहे हो? 25 कितने हो गए? 1000 क्वेश्चन। मतलब कि क्वांट में 1000 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो थ्रू मॉक टेस्ट, रीजनिंग में अटेम्प्ट कर चुके हो, जीए में और इंग्लिश में। अब आपको करना ये है कि जो भी आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं उन सबको एक बार निकाल लो, है ना? और जो भी क्वेश्चन आपने लगाए हैं उनको देखो, उनको रिपीट करो। उनमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो कि आपको नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत कमजोर है ना? तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है और आपने मान लो इसमें तैयारी करी ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, या फिर मान लो आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ रखा है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ रखा है, उस टॉपिक को आप नया वापस से पढ़ तो सकते ही नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने में समय लगेगा। लेकिन जब भी आपने मॉक टेस्ट लगाए थे तो वो जो 25 सवाल आए थे, उन 25 सवालों में इनके सवाल भी तो आए होंगे, तो आपने वो तो अटेम्प्ट किए। तो जब आपने वो अटेम्प्ट किए होंगे फिर आपने उसका एनालिसिस किया होगा उन सारे मॉक्स का, तो एनालिसिस के दौरान आपने उसका सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है? आपने उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक के उस क्वेश्चन को आपने समझा है पहले से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है या आपको कोई टॉपिक में कोई कमांड बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी ऑलरेडी आपने जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ, मिनिमम 40 तो बच्चे लगाते ही हैं। तो 40 में से मतलब 40 में मतलब हर में 25 क्वेश्चन आए, तो 1000 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर चुके हो, भले ही वो गलत हुए हो, भले ही वो सही हुए हो, चाहे वो आप नहीं कर पाए हो, लेकिन ये जो 1000 क्वेश्चन हैं, इन 1000 क्वेश्चंस की आप तैयारी कर चुके हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितने मॉक आप पे लगाए हैं ना उन सबको रिपीट करो। वो सारे मॉक पहले तो एक जगह इकट्ठे करो और उनको रिपीट करना स्टार्ट करो। मतलब कि अटेम्प्ट नहीं करना है, अब उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल देखना है बार बार। जितना ज़्यादा आप उनको देखोगे, वही चीज़ें, वो जो आपने एनालिसिस किया था उस समय पे जब आपने मॉक लगाया है ना, तो आपने पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट में उस मॉक को अटेम्प्ट किया था और उसके फिर आपने सोल्यूशन का एनालिसिस किया था प्रॉपर। उस एनालिसिस को वापस से रिकॉल करो, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एनालिसिस आपने किया था उस एनालिसिस को आप रिकॉल करो।
ये आप जब करोगे ना तो आपको खुद को पता चलेगा कि कोई भी टॉपिक मान लो आपका कमज़ोर भी है तो उसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट हो सकता है एग्जाम में आ जाए, भले वो टॉपिक आपका कमज़ोर हो। ठीक है, तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट चीज़ है जो बच्चे नहीं करते हैं। आप इमेजिन करो, अगर आप कुछ नया नहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद भी जो 1000 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं, इन 1000 क्वेश्चन को भी अगर आप रिपीट करो तो आप बताओ इन 1000 में से ही तो 25 क्वेश्चन आना है ना। तो यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बच्चे नहीं करते हैं। तो जितने भी मॉक टेस्ट आपने लगा रखे हैं, क्या करना है, उनको एक जगह इकट्ठा करना है, चाहे आपने ऑनलाइन लगाए हैं या ऑफलाइन लगाए हैं, जैसे भी लगाएं, उनको एक जगह पहले इकट्ठा करो, इकट्ठा करके सबको एक बार रिपीट करना करो, और जो भी एनालिसिस आपने किया था उसको आप अच्छी तरह से रिकॉल करो ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है एंड मोमेंट पे अपनी तैयारी को बनाए रखने का। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं हर साल और फिर बाद में पछताते हैं। क्या गलती है, देखो कि आपने मान लो कि 1 महीने पहले को मॉक लगाया, जैसे आज 4 जुलाई है, मान लो आपने 1 जून 2023 को कोई एक मॉक लगाया आपने, ठीक है, आपने उस मॉक को अटेम्प्ट किया, उसका आपने एनालिसिस कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने बहुत कुछ पढ़ा, उसके बाद में लगभग 44 34 35 36 दिन निकल गए, इतना समय निकल गया, तो आपने जो भी इसका एनालिसिस किया था ना वो आप भूल गए। तो भूलना मतलब ये क्या हुआ, अगर आप भूल गए तो आपने जो ये मेहनत की है बेकार हो गई आपकी। और इंपॉर्टेंट मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना इस एग्जाम का वो नहीं, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, सिलेबस को हम कर लेते हैं, उस सिलेबस को आप रिवाइज कैसे करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये काम जरूर करना है। कोई भी पुराना टेस्ट आपने 6 महीने पहले लगाया हो, कोई भी मटेरियल जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालो और उनको ही रिवाइज करो, क्योंकि वो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पढ़ी हुई चीज़ को वापस से रिपीट करना ज़्यादा आसान है, आपको समय भी कम लगेगा और जल्दी आप वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जो कॉपीज़ बना रखी, ऑब्वियस सी बात है आपने कॉपी बनाई होगी, तो आपने क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की और जीए की, है ना, और इसमें जीए में करंट भी आ गया, तो इन सबकी सब्जेक्ट की आपने कॉपी बनाई होगी, एक एक सबकी बनाई होगी। अब उन कॉपी से फोकस करो। इन कॉपीज़ में आपने क्वांट में आपने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपने एज इट इज लिखे होंगे, तो उनको रिपीट करो। रीजनिंग के कई सारे ट्रिक्स होती हैं जो आपने लिखी होंगी, तो उसको देखो बार बार। इंग्लिश के आपके रूल्स होंगे बहुत सारे, ग्रामर के, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको एज इट इज रटना पड़ते हैं, तो उनको आप जरूर देखना। और करंट आप जरूर कर लेना, कि करंट एक ऐसी चीज़ है कि करंट को बिना किए आप एग्जाम में घुस नहीं सकते। करंट बहुत ही स्कोरिंग होता है। करंट अफेयर्स जो होता है, एवरेज उसके 5 सवाल आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2-3 सवाल ही आते हैं, किसी किसी में बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन किसी किसी में 8-9 भी आ जाते हैं। तो हम 5 का एवरेज लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो दोस्तों, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा एरिया है जिसको अगर आपने ढंग से कर लिया, ये हाईली स्कोरिंग होता है। कोई घटना घटी है 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अगर आपने पढ़ा होगा ना तो तुरंत आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे। ठीक है, और 5 सवाल भी एवरेज आ रहे हैं ना, अगर मान लो 5 सवाल पे करंट के आते हैं, तो 5 सवाल मतलब कि कितना हो गया आपके 2.5 नंबर से, 2 नंबर से 10 नंबर, ये आपके पक्के हो गए। और अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जीए का 25 नंबर का वेटेज है, तो 5 सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये 20% है टोटल का। तो 20% कम नहीं होता, 20% बड़ा वेटेज है। तो करंट को जरूर करते रहना साथ साथ में, है ना। और अब बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करना, कोई भी बेकार की गॉसिपिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन करो जो मैंने बताया है। जितनी चीज़ आपको यहाँ बताई है ना, हर चीज़ आपकी कॉपियाँ निकालो, कॉपी को रिवाइज करो, और जितने मॉक्स आपने लगा रखे हैं सारे मॉक्स को उठा करके आप रिपीट करते चले जाओ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि वो बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि आपका स्कोर आ रहा है 140 से 150, ठीक है, तो आप तो कॉन्फिडेंट होंगे, आपको लग रहा है कि ठीक है यार टीयर 1 तो हम क्लियर कर लेंगे। अगर हम बात करें जेएसओ की और एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट की, तो इनका कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है। AA वाली जो पोस्ट है उसका भी कट ऑफ ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ भी आ रहे हो ना, तो इन तीनों पोस्ट का पॉसिबिलिटी है कि इनका आप कट ऑफ क्लियर कर जाओ। शायद एओ का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 का थोड़ा कम ही जाएगा, मतलब 140-150 की रेंज में आप कट ऑफ निकाल दोगे। तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, बहुत ही समझदारी की बात बताने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लोग है ना इस समय पे एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और अब आप जो नया पैटर्न है, सीजीएल का जो नया पैटर्न आया ना, उस पैटर्न में एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे देखा समझो, जादू देखो। अब अभी तक क्या होता था, टीयर 2 की अगर हम बात करें, क्वांट की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, चलो क्वांट की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, है ना, टीयर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएल टीयर 2 पुराना पैटर्न। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता था। अब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपने मान लो इसको सही करा,
तो आपके कितने हो गए 2 नंबर, मतलब सही करा। इसका मतलब क्या कि ये क्वेश्चन आपको आता था, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, सही कर दिया, 2 नंबर मिल गए। लेकिन इन केस अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, यही क्वेश्चन आपने गलत किया, तो आपने नुकसान, माइनस मार्किंग कितनी है 1/4 है, मतलब कि -0.5 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आपको जो लॉस होता था वो कितना होता था, जो एक्चुअल लॉस है, जो एक्चुअल लॉस आपका है वो है 2.5 मार्क्स का। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया -0.5 तो आपकी माइनस मार्किंग हुई है, लेकिन जो 2 नंबर आप कमा सकते थे, जो कि वो आपको आता था, आपकी एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से आपने गलत किया, तो 2 नंबर आपने वो गवा दिए। तो लॉस जो होता था वो 2.5 नंबर का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी लेवल की। अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा नहीं है तो हर वो क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो और उस क्वेश्चन को आप गलत करके आ रहे हो, तो पुराने पैटर्न के हिसाब से आपका नुकसान -2.5 नंबर होता था। अब नए पैटर्न की बात कर लेते हैं। जब न्यू पैटर्न में क्या हुआ, आपका हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 3 मार्क्स। ठीक है, अगर सही करोगे तो 3 मिलेंगे और गलत करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको अच्छे से आता है, आप उसको सही करना चाहिए, लेकिन मान लो आप उसको गलत करते हो तो आपका नुकसान कितना हुआ पता है, -1 नहीं हुआ है, वो 3 नंबर में आपने खो दिए जो आप कमा सकते थे, तो आपको क्या मिलेगा, -4। ठीक है, तो वो बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं टियर 1 में, उनको कहना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर अब आप नहीं कर सकते नए पैटर्न में। ठीक है, एक्यूरेसी लेवल का ध्यान रखो। अगर आप एक गलती करते थे तो आपके 2.5 नंबर जा रहे थे, अब आप गलती कर रहे हो तो आपके 4 नंबर जा रहे हैं, और इसमें 1.5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और ये बड़ा नंबर है। तो एक्यूरेसी लेवल पे भी फोकस किया जाए। कोशिश ये की जाए कि हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमको ये लग रहा है कि क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको हमको सही करना है, मतलब किसी भी कीमत पे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने बताया वो सब चीज़ें भी रिपीट करो, जो आपको पढ़ना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, और बस यही है कि चीज़ों को अपने समेट लो। आपकी जो टेबल है जहाँ पढ़ाई करते हो, तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके बेकार की चीज़ें हटा दो और लिमिटेड चीज़ें रखो। तो वो जो लिमिटेड चीज़ें आपके काम की है ना, उसी को आप रिपीट करोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस समय पे रिवीजन जो है ना, जो अच्छे से रिवीजन करेगा वो चैंपियन है। क्योंकि तैयारी सबकी 19-20 हो सकती है, लेकिन रिवीजन अगर आप अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एज दे देता है एग्जाम के दिन। और इसके अलावा ध्यान रखना कि डेली जो है 2 मॉक किसी भी कीमत पे लगाना है। 2 मॉक किसी भी कीमत पे डेली लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि 2 मॉक आप लगाओगे, 2 का एनालिसिस करोगे ना, तो क्या होता है कहीं ना कहीं आपको आप कंफर्टेबल हो जाते हो एग्जाम के पैटर्न से। जैसे एग्जाम को जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको जैसे पता चल गया होगा अब तक कि कौन सी शिफ्ट आपकी है। मान लो आपकी शिफ्ट 1:30 बजे से 2:30 बजे वाली है ना, तो आप जो मॉक लगा रहे हो वो कोशिश करो इसी समय पे लगाओ, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही लगाओ, क्योंकि आप जब उस टाइम पे बैठोगे तो आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी यूज टू हो जाएगा एग्जाम के उस टाइम के। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे एग्जाम के सेंटर पे आप जा रहे हो, दूर है, तो आप थक गए या आप नींद पूरी नहीं ले पाए, उसके बावजूद भी क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोशिश करना रिविजन करने की, जो मैंने बताया उन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।